हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कैपिटल गेन को, जो कि हमारा टैक्स एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट चैप्टर का टॉपिक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने टैक्स एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। उसमें भी मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर दिए थे उसी सिंगल वीडियो में। आई होप यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो ऑल्सो। लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सारी वीडियोस है उसमें। प्लीज़ उसको चेक ज़रूर करें और उस लिंक को आप अपने क्लास ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कैपिटल गेन को, जो कि हमारा टैक्स एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है और हेल्पफुल होती है, और स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम, राइट। और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, लाइक में कंजूसी ना करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन द प्रीवियस ईयर। तो कैपिटल गेन कब अराइज होता है? जब आप किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हो, राइट। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में, अगर कोई कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफ़र करी है तो आपको उसकी वजह से क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, गेन हुआ। तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हुआ। अब वही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, जो कि हमारा इनकम टैक्स का हेड है कैपिटल गेन, है ना। तो उसमें ये टैक्सेबल होगा, यानी कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इस कैपिटल गेन पर। तो कैपिटल असेट कौन कौन सी हो सकती है आपकी, जो आप ट्रांसफ़र करो और आपको कैपिटल गेन हो? तो वो हो सकती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ज्वेलरी, शेयर्स एक्सेट्रा। तो आपसे अगर आप कोई पूछ ले कि कैपिटल एसेट्स के एग्जाम्पल्स दीजिए, क्या होती हैं कैपिटल एसेट्स, तो आप बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी हमारी क्या होती हैं? कैपिटल एसेट्स होती हैं। तो अगर हम इनका ट्रांसफ़र करते हैं और हमें गेन होता है तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अब कितने प्रकार के कैपिटल एसेट्स होते हैं? तो दो प्रकार के हमारे को गिवन है कैटेगरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में। तो इट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि ऐसी कैपिटल एसेट्स जो इन्वेस्टर के द्वारा होल्ड की गई है नॉट मोर देन 36 मंथ्स, यानी कि 36 मंथ्स यानी कि हमारा 3 साल, राइट। 3 ईयर का पीरियड बोलते हैं जिसको हम। तो 3 साल से ज़्यादा उसने वो एसेट होल्ड नहीं करी, है ना। तो 3 साल का बेसिकली यहाँ पीरियड बताया गया है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ, मतलब जिस डेट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस डेट से पहले आपने 3 साल से ज़्यादा अगर आपने उस एसेट को यूज़ नहीं किया है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगी। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल, आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचा यानी कि ट्रांसफ़र किया अगर मान लो, और उसकी वजह से आपको गेन होता है, राइट। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब होगा जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करोगे, और यही सिंपल सी बात लॉन्ग टर्म में लागू होएगी कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जब अराइज होगा जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करोगे, राइट। तो अब ना कुछ एक्सेप्शंस हमें गिवन है, वो एक्सेप्शंस हमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक्सेप्शन नंबर 1 है इन केस ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट्स बीइंग, अब कुछ केस बताया गया है। नंबर 1, अ सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसी सिक्योरिटी, मतलब मान लो कि ऐसी कोई सिक्योरिटी है जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी कि रिकॉग्नाइज हमारा BSE भी हो सकता है और NSE भी हो सकता है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। ये एक एग्जांपल लिया हमने, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो आपने ट्रांसफ़र करी है और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्टेड है तो वो एक्सेप्शन है, यानी कि वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा, राइट, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। और अ यूनिट ऑफ द UTI, अगर आपने UTI की कोई यूनिट ट्रांसफ़र करी है
तो भी आपको जो है वो एक्सेप्शन कहलाएगी, वो नहीं माना जाएगा। अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट आपने ट्रांसफ़र करी है तो वो भी नहीं माना जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड करा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? अ सिक्योरिटी और यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर नॉट मोर देन 12 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। यहाँ पे एक बात बोली गई है, क्योंकि जो हमारा ज़ीरो कूपन बॉन्ड है या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी, वो हमारी सिक्योरिटी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी, जो कि एक इन्वेस्टर के द्वारा जो है हेल्ड नहीं की जाती, 12 मंथ से ऊपर उसको हेल्ड नहीं किया जाता, और इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी इसकी। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की। तो मींस अ कैपिटल एसेट एक ऐसी कैपिटल एसेट जो कि 3 साल से ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टर होल्ड कर सकता है, यानी कि 36 मंथ से ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टर ने किसी कैपिटल एसेट को होल्ड किया हुआ है, यानी कि है, तो वो कहलाएगा हमारा लॉन्ग टर्म। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई है, अदर देन अ लिस्टेड सिक्योरिटी, जो कि अभी हमने एक्सेप्शंस पढ़ी उनके अलावा यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है इस चीज़ का। और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट ट्रांसफ़र करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। और इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, यूटीआई और होल्डिंग पीरियड इज़ मोर देन, यहाँ पे बोला गया है, ये ऊपर वही एग्जेप्शन वाली बात की गई है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन की। ठीक है, कंप्यूटेशन कैसे आप करोगे, कैसे आप कंप्यूट करोगे? तो एन इन्वेस्टर कैन कैलकुलेट द इनकम अंडर दिस हेड एज अंडर। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन आप कैसे करोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी आपको मिला, मतलब एसेट को ट्रांसफ़र करने पर जो भी आपको वैल्यू मिला उसमें से आप क्या क्या माइनस कर दोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस। यानी कि जो आपने खर्चा करा, सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने के लिए जो खर्चा करा, उस एसेट को इम्प्रूव करने में आपने जो लागत लगाई, उस एसेट को एक्वायर करने में जो आपने लागत लगाई, उनको आप माइनस करोगे उस कंसिडरेशन से, तो वो आपका कैपिटल गेन निकल जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपने कोई चीज़ खरीदी होगी तो उसमें पैसा लगाया होगा, फिर उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट में भी आपने पैसा लगाया होगा, फिर आपको वही एसेट बेचने में भी आपने उसको, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस बेचने में भी पैसा लगाया होगा। तो उन सभी पैसे को जब आप माइनस कर दोगे जो भी आपको मिला बेचने पर, तो आपका कैपिटल गेन निकल आएगा, है ना। सिंपल सा है ये तो लॉजिक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप क्या करोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को किस किस से माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से, और एक्सपेंस इन रिलेशन विद ट्रांसफ़र, मतलब वही सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करी गई है। तो इसमें भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक बात बोली गई है, एक वर्ड जुड़ा हुआ है जो कि है इंडेक्स्ड, है ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालने का हमें नीचे फॉर्मूला गिवन है। ऑल राइट, तो आप कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द सेलिंग ईयर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द परचेजिंग ईयर, राइट। तो आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल आएगा, और फिर आप फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लोगे, कैपिटल गेन निकालोगे। ऐसे ही इम्प्रूवमेंट का, राइट। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में क्या गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ शेयर सबसे पहले हमें गिवन है। तो वेयर शेयर और सिक्योरिटी वॉज परचेज बिफोर 1 अप्रैल 1981, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन the actual cost of fair market value on 1 April 1981 whichever is beneficial to the investor। कि अगर जहाँ पर शेयर या फिर सिक्योरिटी आपने 1 अप्रैल 1981 से पहले खरीदी है, तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लोगे? एक्चुअल कॉस्ट लोगे आप, जो भी आपको एक्चुअल कॉस्ट उस टाइम पर थी, या फिर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी उस टाइम पर, ठीक है, उसको हमें लेना है। और जो भी इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होगा, यानी कि इन दोनों वैल्यू में से जो भी, मान लो एक्चुअल कॉस्ट 10,000 थी और फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 थी, तो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल क्या है? 11,000, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू को लेगा। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और अगर एक्वायर करी है 31 मार्च 1981 के बाद, द एक्चुअल कॉस्ट विल बी द
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो एक्चुअल कॉस्ट को ही लेना है आपने, ठीक है। उससे पहले लिया है तो आप दोनों कॉस्ट में से जो आपके जो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है वो लोगे, लेकिन अगर 31 मार्च 1981 के बाद लिया है तो एक्चुअल कॉस्ट लेंगे एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विच इज़ रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर विदाउट एनी पेमेंट विल बी एज अंडर। तो अगर बोनस शेयर वॉज रिसीव्ड प्रायर टू द 1 अप्रैल 1981 कि बोनस शेयर रिसीव हुआ है 1 अप्रैल 1981 से पहले, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, और अगर कोई दूसरा केस है तो आप नील लोगे, कुछ भी वैल्यू नहीं लोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ राइट इशू। राइट इशू की बात करें तो इफ़ शेयर होल्डर सब्सक्राइब टू राइट इशू ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट अमाउंट एक्चुअली पेड, कि अगर शेयर होल्डर ने राइट इशू को सब्सक्राइब किया है एंटाइटलमेंट के बेसिस पर, तो जो भी उसने अमाउंट एक्चुअल में पे करी थी वो ली जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑल राइट। और अगर शेयर होल्डर ने सरेंडर कर दिया है अपना राइट इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन तो नील माना जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माना जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर इन अमेलगमेटेड कंपनी। तो अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर्स की बात की गई है। तो इफ़ एन इन्वेस्टर इज गिवन शेयर इन अमेलगमेटेड कंपनी द कॉस्ट ऑफ शेयर विल बी हिज कॉस्ट ऑफ शेयर इन दी अमेलगमेटेड कंपनी, की अगर किसी इन्वेस्टर ने शेयर्स दिए हैं अमेलगमेटेड कंपनी में तो हम उन शेयर्स की कॉस्ट को लेंगे, ठीक है, जो भी उस शेयर की कॉस्ट है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए कैपिटल एसेट एक्वायर प्रायर टू 1/4/1981, यानी कि 1 अप्रैल 1981 से पहले अगर कोई कैपिटल एसेट आपने एक्वायर करी है तो द कॉस्ट ऑफ द एसेट में बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप कॉस्ट क्या लोगे? नंबर 1, या तो जो भी इन्वेस्टर को उसकी लागत पड़ी, जो भी उसने एसेट खरीदी है ना, और या फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी 1 अप्रैल 1981 को, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्लीट। सेलिंग एक्सपेंसेस में आप जानते ही हो क्या क्या आ सकता है। आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आ सकता है, आपने ब्रोकर को कमीशन दी वो आ सकता है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी दी ये आ सकता है। तो ये आपके सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ऐसे कौन सा कैपिटल गेन्स हैं जो कि टैक्स, मतलब जहाँ पर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एग्जेम्प्टेड है वो, राइट। तो नंबर 1 हमारे को गिवन है कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस अंडर सेक्शन 54, कि कैपिटल गेन हुआ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने पर हुआ और जो कि रेजिडेंस के लिए यूज़ किया गया है ना, रेजिडेंस के लिए, और ये हमारा कौन से सेक्शन में आता है? अंडर सेक्शन 54 में। तो एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, द बिल्डिंग वॉज बीइंग यूज्ड एज अ रेजिडेंशियल हाउस। अगर आप वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउस के लिए यूज़ की जानी है तो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी टैक्स से। अगर वो बिल्डिंग किसी इंडिविजुअल ने ओन करी है या HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने करी है तो भी वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। नंबर 3, द बिल्डिंग वॉज हेल्ड बाय असेसी फॉर मोर देन 36 मंथ्स। अगर वो बिल्डिंग असेसी के द्वारा यानी कि उस पर्सन या फिर इन्वेस्टर के द्वारा 36 मंथ से ज़्यादा हेल्ड की गई है तो भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा टैक्स से। और इफ़ द असेसी परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओल्ड हाउस और विद इन 2 year आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफ़र, है ना। तो ये सारी कंडीशंस बताई गई हैं। स्टार्टिंग की 3 याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अंडर सेक्शन 54B, कि कैपिटल गेन हुआ एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफ़र करने पर, तो ये हमारा अंडर सेक्शन 54B के अंडर आएगा। इफ़ एनी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया which in 2 years immediately preceding the date of the transfer was being used for agricultural purposes, यानी कि कोई ऐसा कैपिटल गेन हुआ, मतलब आपने एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफ़र किया जो कि कहाँ सिचुएटेड थी?
अर्बन एरिया में, ऑल राइट, और विच इन 2 ईयर्स इमीजिएटली प्रिसीडिंग द डेट हो, मतलब 2 साल के अंदर अंदर आपने कर दिया, और वो जो ज़मीन है एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ की गई थी और असेसी ने परचेज़ करी है विद इन 2 ईयर्स में फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र और एनी अदर लैंड फॉर एग्रीकल्चरल यूज़। अब उसने क्यों करी है? क्योंकि वो दूसरी लैंड को परचेज़ करना चाहता है और एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए करना चाहता है, तो वो हमारी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। Now let's talk about capital gain on compulsory acquisition of land and building under section 54D कि कैपिटल गेन हुआ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि आपको वो लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरीली लेना ही पड़ेगा, है ना, ज़रूरी है हो गया आपके लिए वो लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर करना है, एक्विजिशन उसका, और उस वजह से आपको कुछ कैपिटल गेन हुआ, तो दिस कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट। तो ये वाला जो कैपिटल गेन है वो तभी एग्जेम्प्ट होगा जब लैंड एंड बिल्डिंग वॉज बीइंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर द लास्ट 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कि वो जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो यूज हुई, किस लिए यूज़ हुई, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स जो भी हमारे इंडस्ट्रियल काम के लिए हुई, और 2 साल के लिए हुई फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब जिस डेट पे आपने ट्रांसफ़र करी उसके 2 साल से, ठीक है। तो द असेसी वॉज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सच ट्रांसफर परचेज एनी अदर लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो यहाँ पे एक बात भी बोली गई है कि असेसी ने 3 साल के अंदर अंदर जो है उस ट्रांसफ़र कर दिया, उस जो भी आफ्टर सच ट्रांसफ़र, उस ट्रांसफ़र के बाद परचेज़ कर दी एक और लैंड एंड बिल्डिंग, और वो भी किस लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो तभी कैपिटल गेन जो है एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, और कैपिटल गेन भी वहाँ तक एग्जेम्प्ट माना जाएगा जहाँ तक उस न्यू जो आपने, मतलब जो असेसी ने नई लैंड और बिल्डिंग खरीदी है उसकी जो लागत आई है उस लिमिट तक एग्जेम्प्ट माना जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा आया कैपिटल गेन तो टैक्स पे करना पड़ सकता है। Now let's talk about 4th point, that is capital gain arises from the transfer of a long term capital asset invested in long term specified asset, और ये आता है हमारा अंडर सेक्शन 54 EC, यानी कि कैपिटल गेन अराइज हुआ, किस लिए हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आपने ट्रांसफ़र करी, तो ये यहाँ पे आपको कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा, तो द कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ द न्यू असेट इज परचेज्ड विद इन 6 मंथ, कि आपने जब वो असेट बेची और आपने 6 महीने के अंदर अंदर ही कोई दूसरी असेट परचेज कर ली नहीं, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने परचेज नहीं करी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे एक शर्त और बोली गई है कि आप उस खरीदी गई नई असेट को 3 साल के अंदर अंदर, मतलब 3 साल तक आपको उसको होल्ड करके रखना ही पड़ेगा, आप बेच नहीं सकते उसको, 3 साल तक आपको नई असेट रखनी ही पड़ेगी अपने पास, तभी आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5th पॉइंट है कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस इफ कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस अंडर सेक्शन 54F। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म एसेट को ट्रांसफ़र करने पर हुआ, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है वो नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस, यानी कि वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, और इफ़ कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस, और आपको जो ट्रांसफ़र करने पर कंसिडरेशन मिला, आपने वो कंसिडरेशन कहाँ दे दिया, मतलब आपने उसी कंसिडरेशन को कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, रेजिडेंशियल हाउस में कर दिया। मतलब ये देखो कंडीशन देखो इनकी क्या है कि कैपिटल गेन हुआ किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पर हुआ, और वो वाली लॉन्ग टर्म जो कैपिटल एसेट आपने जो ट्रांसफ़र करी वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं थी, और फिर जो भी आपको मिला कंसिडरेशन, यानी कि जो भी अमाउंट आपको मिला वो अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पर, रेजिडेंशियल हाउस में कर दिया, और ये हमारा आता है अंडर सेक्शन 54F में। तो इस केस में क्या होगा, इफ द फुल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन एक्वायरिंग अ रेजिडेंशियल हाउस विद इन 1 ईयर प्रायर टू द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट और विद इन 2 ईयर आफ्टर द
ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। यहाँ तक समझते हैं इस चीज़ को कि इस केस में अगर आपने पूरी अमाउंट, कंसिडरेशन की पूरी अमाउंट आपने अपने घर लेने में, आपने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदने में लगा दी और 1 साल के अंदर अंदर लगा दी आपने, मतलब आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी, उससे 1 साल पहले आपने रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर उस एसेट को ट्रांसफ़र करने के 2 साल के अंदर अंदर, मतलब 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर अंदर विदिन 2 ईयर आपने लगा दिया उस रेजिडेंशियल हाउस में वो वाला कंसिडरेशन का पैसा, तो जो है आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है। और इन कंस्ट्रक्टिंग अ रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 ईयर आफ्टर द ट्रांसफ़र। और एक शर्त और भी बोल दी इन्होंने कि अगर मान लो आपने आज कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करी है वही वाली, और आप 3 साल में, आने वाले जो अगले 3 साल हैं उसमें अगर आप कोई हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो भी आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट माना जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको, प्रोवाइडेड द असेसी डज नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, तो ये क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 शर्तें बोली गई हैं बस, और कुछ भी नहीं है, इजी टॉपिक है। Now let's talk about exemption of capital gain arising from the transfer of asset in case of shifting of industrial undertaking from urban area to non-urban area। और ये आता है अंडर सेक्शन 54G में कि कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन मिलेगी जो कि अराइज हुआ है, मतलब आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र करी है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के पर्पस से, मतलब आपने जो ट्रांसफ़र करी है एसेट, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को आपने शिफ्ट करा है अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में। ठीक है, तो आपको एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? तो दिस एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल फॉर प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वेदर दे आर लॉन्ग और शॉर्ट। मतलब कि आप एग्जेम्पशन किस किस के लिए अवेलेबल है? अगर आपने अपना प्लांट अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में लगा दिया, या आपने अपनी मशीनरी अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में लगा दी, या आपने कोई बिल्डिंग, कोई लैंड एंड बिल्डिंग अपनी अर्बन एरिया में थी लेकिन आपने वहाँ से बेच के नॉन अर्बन एरिया में ख़रीद ली, राइट? तो अब वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और प्रोवाइडेड दैट असेसी एक्वायर विद इन 1 ईयर प्रायर टू द ट्रांसफ़र और शिफ्ट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग्स और सच नन। और यहाँ पे 1 साल पहले की भी बात की गई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो द कैपिटल गेन विल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। कि मान लो कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग अर्बन एरिया से बेची, वहाँ से आपको कैपिटल गेन हुआ, और नॉन अर्बन एरिया में मान लो आपको कम पड़ी, सस्ती पड़ी, राइट? कि मान लो अर्बन एरिया में आपने 10 लाख की बेची, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, और नॉन अर्बन एरिया में आपको 5 लाख की मिल रही है, तो 5 लाख तक, यानी कि आपकी कॉस्ट तो 5 लाख आई ना, तो कॉस्ट तक कोई आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक एग्जेम्पशन मानी जाएगी। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फ़ायदा जितना फ़ायदा होगा, जितना फ़ायदा होगा, मान लो कि आपको फ़ायदा कितना हुआ 5 लाख का, ठीक है, तो जितना भी कॉस्ट वाला होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट माना जाएगा कॉस्ट तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी आपका शिफ्टिंग एक्सपेंसेस है वो भी माइनस होगा। जैसे अभी हमने कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन पढ़ा था, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आएगा, उसमें से, है ना, सब माइनस होगा जब आपका कैपिटल गेन निकलेगा। ऑलराइट, अब है हमारा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये क्या है? तो इफ़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, तो ये सारी जितनी भी लिखी हैं, GB, GA, G, is not utilized under the above section before the due date for furnishing the return income, an account is opened under the capital account gain account scheme in order to eligible for exemption from tax। यहाँ पे एक बात बोली गई है कि अगर कैपिटल गेन की अमाउंट इन सेक्शन में नहीं यूटिलाइज होती, जो भी हमने अब सेक्शंस पढ़े ये सारे 54 से लेकर जितने भी हैं, और तो जो भी अकाउंट ओपन होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंडर, वो एलिजिबल होगा टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए, एग्जेम्पशन के लिए। तो द अमाउंट डिपॉजिटेड शुड बी यूटिलाइज, जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुई है उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, और स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अंदर किया जाना चाहिए। अदरवाइज एग्जेम्पशन ऑलरेडी ग्रांटेड शैल बी विड्रॉन। अगर आपने ऐसा नहीं करा
जो भी हमने सारी शर्तें पढ़ी, अगर आपने उस शर्त के अकॉर्डिंग नहीं चला तो आपका एग्जेम्पशन ले लिया जाएगा वापस आपसे, आपको कोई एग्जेम्पशन, कोई छूट नहीं दी जाएगी टैक्स में। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट। तो यहाँ पे सेक्शन 111A है, जिसमें बोला गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स होता है, या फिर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर ट्रांसफ़र करे, या फिर आपने इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स ट्रांसफ़र करी, या फिर आपने बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ट्रांसफ़र करी, है ना, तो क्या क्या शर्तें हैं वो गिवन है। तो वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, ये सारा जो भी लिखा है। तो इस पे जो कैपिटल गेन टैक्स होगा वो कितना चार्ज होगा, 15% होगा। और ये हमारे 16-17 वाले असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। इस साल अगर चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हमें असेसमेंट ईयर 2016 to 17 हमें गिवन है। तो 15% यहाँ पे गिवन है, सरचार्ज इफ एनी प्लस एजुकेशन सेस जो भी है, अब तो 4% लगता है एजुकेशन सेस, तो ये सारा टैक्स चार्ज किया जाएगा। ऑल राइट, और यहाँ पे हमें सारी एग्जेम्पशंस लिमिट भी गिवन है कि सीनियर सिटीज़न के लिए भी सारा गिवन है, रेजिडेंट इन इंडिया इज ऑफ एज ऑफ 60 ईयर मोर बट लेस देन 80 ईयर, ये सारा हमें गिवन है। ऑल राइट, अब है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कि लॉन्ग टर्म, ये तो था हमारे शॉर्ट टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म के बारे में था ये सारा कि जो भी प्रोविज़न है और जो भी 80C से 80U में हमारी जो भी डिडक्शंस होती हैं वो भी अलाउ की जाएंगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। सीनियर सिटीज़न के लिए यहाँ पे 3 लाख की लिमिट बोली गई है। सुपर सीनियर सिटीज़न है तो जिनकी एज 80 से भी ऊपर है, 80 या 80 से ऊपर है, उनके लिए 5 लाख की बोली गई है एग्जेम्पशन लिमिट। और कोई इंडिविजुअल है या HUF है उनके लिए 2.5 लाख तक की बोली गई है, लेकिन अब तो एग्जेम्पशन लिमिट आई थिंक बढ़ गई है। लेकिन ये असेसमेंट ईयर इसमें 2016 to 17 हमें गिवन है, तो हम यही करेंगे अभी तो। बट आप गूगल से चेक कर सकते हैं इनकी जो भी एग्जेम्पशन लिमिट अब की करंट ईयर की क्या है वो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी हमारे को गिवन है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी हमें गिवन है कि इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कि इंडिया के रेजिडेंट हैं उनको 20% बोला गया है टैक्स चार्ज होगा। ऑल राइट, और डोमेस्टिक कंपनी 7%, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड की जाती है और 10 करोड़ से कम तो 7%, और 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो 12% टैक्स चार्ज होगा। एजुकेशन सेस हमारा 4% है इस टाइम। और लिस्टेड सिक्योरिटीज़, जो भी हमारी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं जैसे कि आपके शेयर हो गए, स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, ठीक है, तो डिडक्शन भी अलाउ की जाएंगी जो हमारे 80C से 80U के अंडर आती हैं। ऑल राइट, तो हमारा कैपिटल गेन का टॉपिक आज क्लोज हो गया है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और उसके बाद हम थर्ड टॉपिक ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।